हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अवकलन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मैंने कॉन्टिन्यूटी वाले वीडियो में यह बताया था कि वास्तव में कैलकुलस के दो भाग होते हैं, एक अवकलन और एक समाकलन। यहाँ हम अवकलन शब्द की चर्चा कर रहे हैं। अवकलन, यहाँ याद रखें, अवकलन जो है वो दो शब्दों से बना है, एक है अव और एक है कलन। अब याद रखें, अव का मतलब होता है कमी करना और कलन का मतलब होता है गणना करना। इसका मतलब हुआ कि अगर हम गणना करते हुए, है ना, कैलकुलेशन करते हुए किसी क्षेत्रफल में कमी ला देते हैं, ठीक है, यानी किसी क्षेत्रफल को छोटा करना हो, कम करना हो, तो हमें कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है ना। तो जिस कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं उसी कैलकुलेशन का नाम है अवकलन। मतलब किसी क्षेत्रफल को कम करने के लिए हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रोसेस का नाम है अवकलन। अब इसकी परिभाषा गणितीय रूप में देख लेते हैं। अवकलन की परिभाषा, अब इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि किसी फंक्शन के अवकल गुणांक, ये क्या है, ये थोड़ी देर में समझ में आएगी, अंक ज्ञात करने की प्रक्रिया, किसी फंक्शन के अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया यानी ऑपरेशन को अवकलन कहा जाता है। संकेत में dy अपॉन dx कॉमा d अपॉन dx f ऑफ x कॉमा f डैश x, याद रखेंगे ये सारे संकेत जो हैं अवकलन के लिए इस्तेमाल होंगे। कहीं इस शब्द का इस्तेमाल, कहीं इस शब्द का इस्तेमाल, कुछ प्रश्नों में ऐसे भी दिया हुआ रहता है। सब का मतलब यही होता है कि हम x के सापेक्ष उस फलन का अवकलन करने जा रहे हैं। एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 के रूप में, ठीक है ना। तो ये और भी बहुत तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है याद रखिएगा। dy अपॉन dx का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन। इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, dy अपॉन dx अगर कहीं लिखा हो और कोई पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि y का, यानी y जो है एक फलन होगा fx के रूप में, y का x के सापेक्ष अवकलन। याद रखिएगा, ये जो हर के रूप में आपको x दिखाई दे रहा है dx, इसमें हम dx को क्या कहते हैं, x के सापेक्ष। मतलब y एक फंक्शन होगा, उसको अवकलित करना होगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में। अब इस चीज़ को और क्लियर मैं कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग, जैसे मान लो कि कोई एक क्षेत्रफल है y के रूप में, ठीक है ना। इस क्षेत्रफल को हम y से डिफाइन कर रहे हैं, तो इस बड़े क्षेत्रफल को हमें छोटे से क्षेत्रफल में बदलना है, ठीक है ना। तो उस छोटे से क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए एक ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। उस ऑपरेशन का नाम है अवकलन और उसको संकेत में हम लोग dy बाई dx करते हैं। जैसे यदि ये कोई क्षेत्रफल y के रूप में डिफाइन है, ठीक है ना, y के रूप में ये कोई क्षेत्रफल डिफाइन है, तो इतने बड़े से क्षेत्रफल को अगर मुझे कोई छोटे से क्षेत्रफल में बदलना है
तो इसके लिए हम लोग एक ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, एक संक्रिया या प्रक्रिया कहिए, उससे हम गुजरते हैं जिसको हम लोग dy/dx कहते हैं। मतलब अब यह x के रूप में हो जाएगा, तो इस फलन को x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो उसके लिए हम लोग dy/dx का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी इसी का मतलब एक चीज़ होता है d/dx f of x, ठीक है ना। तो अब हम इस बात को समझ चुके हैं कि एक बड़े से क्षेत्रफल को छोटे से क्षेत्रफल में बदलने की प्रक्रिया को अवकलन कहेंगे। और जब हम dy/dx कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस y को x के सापेक्ष अवकलित कर देना, छोटा कर देना। अब आइए कुछ फलनों के अवकलन को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप उसको याद करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ फलनों के अवकल गुणांक, यह एक प्रकार से फॉर्मूला भी है। याद रखेंगे d/dx x का पावर n, ठीक है ना। ये देखो, ये जो फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं, यह फार्मूला ही अवकलन का एक सबसे प्रमुख हथियार है, या यह कहिए कि इसी फार्मूला के आधार पर अवकलन के अधिकतर प्रश्न क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, लेकिन इस फार्मूले को आप ज़्यादा याद रखोगे, ठीक है। और इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। जैसे ये देखो, जब हम d/dx x के पावर n यानी x के पावर n का जब अवकलन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखो पावर जो है वो गुणांक बन जाएगा n x, ठीक है ना। अब जो पावर है वो एक कम जाएगा, n माइनस क्या हो जाएगा 1। अब इसको ज़रा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। प्रैक्टिस करके जैसे मान लो कि d/dx यहाँ पर x 5 है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कि 5 गुणांक में आ जाएगा 5x। अब यहाँ पर 5 में से 1 हम घटा देंगे, हमेशा पावर से 1 की कमी कर देंगे, पावर में 1 की हमेशा हम पावर में 1 की कमी कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट हो गया 5x, 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5x पावर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मुझे कोई d/dx यहाँ पर मुझे x का पावर 100 दे दे तो और कहे कि इसका अवकलन क्या होगा, तो फिर हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये जो पावर है गुणांक के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। और पावर की 1 कमी कर देंगे तो 100 में से हम 1 जब कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो इस फार्मूला के ऊपर अवकलन के अधिकतर प्रश्न हल होते हैं, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा फार्मूला याद रखेंगे d/dx। मान लो कि अगर यहाँ x है तो इसका वैल्यू हमेशा याद रखना है, कितना आएगा, 1 आएगा। अब सवाल उठता है कि ये कैसे हो गया, 1 कैसे आ गया, ज़रा गौर करें। d/dx x, तो इसके पावर को हम 1 ले सकते हैं, 1 तो पावर छुपा हुआ है। तो जब हम उस फार्मूले के अनुसार चलेंगे तो देखिए क्या होगा, पावर पहले आएगा 1 गुणे x, ठीक है ना, यहाँ इंटू 1 गुणे x। अब 1 में से हम 1 की कमी कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 1 x का पावर 0 हो गया, ठीक है। अब आप पढ़ चुके हो कि किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। मतलब 1 गुणे 1 तो उसका वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। आपने देखा कि अगर x का अवकलन करना होगा तो उसका वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तीसरा फार्मूला याद रखेंगे d/dx e का पावर x, इसको हम लोग चर घातांक बोलते हैं। तो इसका डायरेक्टली हम लोग e के पावर x ही लिखेंगे। चौथा देखें d/dx a का पावर x, इसका होगा ax log a बेस e। पांचवा देखिए d/dx यहाँ पर
log x बेस ई अगर हम बोलें तो इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू आएगा 1/x। छठा फार्मूला देखते हैं, d/dx, यहाँ पर log x बेस ई। देखो इसको क्या पढ़ेंगे? log x बेस ई log x बेस a। तो इसका जो मान होगा वो 1/x log e बेस a। सातवां फार्मूला d/dx साइन x, तो इसको हम लोग cos x लिखेंगे। d/dx अगर ये cos x आएगा तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। अगर d/dx tan x होगा तो इसको हम लोग sec स्क्वायर x में बदल देंगे। अगर d/dx cot x होगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस cosec स्क्वायर x में बदल देंगे। अगर d/dx sec x हुआ तो इसको हम लोग sec x इंटू tan x में बदल देंगे। 12 d/dx अगर यहाँ पर cosec x हुआ तो इसको हम लोग माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। 13 यदि f(x) बराबर c कोई अचर पद हो तब d/dx f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लें। इसकी प्रैक्टिस क्या है, ध्यान देंगे। मतलब अगर f(x) बराबर 5 होगा, चूँकि इसमें x है ही नहीं, चूँकि हमें अवकलन जो करना होता है वो x के रेस्पेक्ट में करना होता है, और जब x नहीं है तो इसी को हम लोग अचर पद बोलते हैं। तो जितने भी अचर पद होंगे उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब d/dx यहाँ पर अगर हम 5 रखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। एक पते की बात याद रखें, यदि f(x) बराबर 5x हो, ठीक है ना, यहाँ पर देख लो अचर भी है और x भी है, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? d/dx 5x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कैसे? 5 का डिफरेंशिएशन नहीं निकाल करके हम x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसका रूल होता है, उसको हम देखेंगे ज़रा सा। यानी जब x के साथ में कोई गुणांक अचर पद हो तो वहाँ पर हम x को ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ अचर पद को लिख देते हैं, ठीक है ना। अब अवकलन के बीज गणितीय रूप को देखें। पहला d/dx u प्लस v है, तो इसको हम लोग कैसे विस्तार करेंगे? d/dx u प्लस d/dx v, मतलब u का अवकलन अलग करेंगे, v का अवकलन अलग करेंगे। d/dx u माइनस v, तो जैसे ये प्लस था तो वैसे ही माइनस है, तो d/dx u माइनस d/dx v। थर्ड है गुणा के ऊपर, अगर ये गुणा के रूप में रहेगा तो इसके लिए हम लोग v इंटू d/dx u, मतलब v गुणांक में रहेगा, u का अवकलन होगा, प्लस u गुणांक में रहेगा तो d/dx v का अवकलन होगा। चौथा फार्मूला d/dx अगर ये u/v के रूप में रहे, कोई फंक्शन अगर u/v के रूप में रहेगा तो इसके लिए हम लोग v इंटू d/dx u प्लस के जगह पे माइनस कर देना है, u इंटू d/dx v, लेकिन बटा में यहाँ पर v स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना है, जहाँ v इक्वल टू नॉट 0, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को हम लोग लेबनिज़ का गुणनफल नियम कहते हैं। लेबनिज़ का
गुणनफल नियम। तो स्टूडेंट्स, इतने सारे फार्मूला के बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एक श्रृंखला नियम होता है। जब हम संयुक्त फलनों के अवकलन को ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें श्रृंखला नियम का प्रयोग करना होता है। हालांकि श्रृंखला नियम के स्थान पर हम विकल्प के रूप में दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आइए श्रृंखला नियम को भी जान लें कि वो किस तरह से काम करता है। जैसे संयुक्त फलनों के अवकलन का श्रृंखला नियम, इसका मतलब होता है चेन रूल। संयुक्त फलनों के अवकलन का श्रृंखला नियम यानी चेन रूल। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब एक से अधिक फलन होते हैं, फलनों का फलन होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, पहले इस चीज़ को देख लें कि जब संयुक्त फलन होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, तो यहाँ पर हम चेन रूल का प्रयोग करते हैं। और इस रूल के अनुसार dy बाई dx ज्ञात करने के लिए हम लोग dy बाई dt ज्ञात करते हैं, एक नए फलन को मानते हैं, गुने dt बाई क्या करते हैं, dx करते हैं। ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग चेन रूल कहते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं, चेन रूल। ठीक है ना। अब ये कैसे काम करता है उसको देखेंगे। हम 5.2 के कुछ मैथ इन्हीं तरीक़ों से बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके जगह पर विकल्प भी है कि हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इस नियम को भी सीख जाना है। जैसे यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि y बराबर साइन 2x प्लस 5 आ गया, तो dy बाई dx बराबर वाट। अब आप यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ जो है फलनों का फलन है, मतलब ये जो फलन है वो संयुक्त फलन के उदाहरण है, ये कोई मानक फलन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि साइन खुद एक फलन है और 2x प्लस 5 खुद एक फलन है। तो इसको हम लोग श्रृंखला नियम से कैसे बनाएंगे? श्रृंखला नियम में देखें t के सापेक्ष भी हो रहा है, तो आखिर t यहाँ पर कैसे आ रहा है ज़रा सा देखिए। चूँकि y बराबर साइन 2x प्लस क्या है 5, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना t बराबर 2x प्लस क्या है 5 है। t का वैल्यू 2x प्लस 5 मान लेते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर 2x प्लस 5 को t मान लेते हैं, तब y बराबर क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो फलन में x दिखाई दे रहा था, अब फलन किसके रेस्पेक्ट हो गया, t के रेस्पेक्ट हो गया। तो जब हम t के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो यहाँ संकेत क्या होगा, dy बाई dt। देखते हैं निकाल कर। इसलिए dy बाई dt जब हम निकालेंगे तो देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था, साइन का अवकलन कॉस होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस t। ठीक है ना, ये तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि dt t के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉस t, लेकिन हम यहाँ पर dy बाई dt बराबर क्या लिख देंगे, कॉस, और t का मान कितना था, 2x प्लस 5 था। अब इस चीज़ को हम लोग पहला मान लेते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ dy बाई dt निकला है, हमें क्या निकालना है, dy बटे dx। तो अब चूँकि t बराबर है 2x प्लस 5, ठीक है ना, तो अब जब हम t वाले फलन को x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ जो ऑपरेशन होगा क्या होगा, dt बाई dx। तो सोचो कैसे निकलेगा, 2x, मैंने फार्मूला में बताया था कि जब x के साथ कोई गुणांक होगा अचर पद, तो हम x को हटा कर के सिर्फ क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। और बताइए कि यहाँ तो x है ही नहीं,
है ना। तो यह सिर्फ अचर पद है तो उसका वैल्यू कितना निकल गया 0। तो मतलब ये हुआ कि dt/dx का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। अब हम dy/dx कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे। श्रृंखला नियम, जिसको हम लोग चैन रूल भी कहते हैं। चैन रूल से, चैन रूल क्या कहता है, देखिए कि जब हमें dy/dx निकालना हो तो हम क्या करते हैं, dy/dt गुने dt/dx का प्रयोग करते हैं। मतलब हम यहाँ पर dy/dt का मान लिखेंगे, ठीक है ना। तो dy/dt का मान कितना है, देखो cos 2x + 5 गुने dt/dx, तो dt/dx का मान कितना है 2 है। तो आइए उसके मान को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। बराबर, अब dy/dt का मान था cos 2x + 5 गुने dt/dx का मान था 2। तो अब इस 2 को हम आगे कर देंगे तो 2 cos 2x + 5, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस चीज़ को हम लोग चैन रूल कहते हैं। मेथड सेकंड देखें, जैसे क्वेश्चन था कि y = sin 2x + 5, तो dy/dx बराबर क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम चैन रूल का प्रयोग ना करके हम एक डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, कि चूँकि y = sin 2x + 5, तो या dy/dx, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, d/dx और y के स्थान पर इस चीज़ का हम लिखेंगे sin 2x + 5। अब गौर करिए कि हमें बारी बारी से प्रत्येक पद का क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। जैसे पहले हम sin 2x + 5 का पहले पूरे भाग का अवकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर sin, और इसको हम थोड़े देर के लिए x मानेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि ये sin और ये पूरा का पूरा क्या है, x है। तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, लेकिन x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2x + 5। अभी हमने सिर्फ sin का अवकलन किया है, अब हमें 2x + 5 का करना है। तो इसके लिए फिर हम वो प्रोसेस लगाएंगे 2x + 5 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये है cos 2x + 5, और यहाँ याद रखिए कि जब हम 2x का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन क्या होगा 2, और 5 का अवकलन क्या होगा +0। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ को आगे लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए कि ऐसे भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कई बार प्रश्न में आएगा, उस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। नोट, यदि dy/dx √x हो, ठीक है ना। कई बार इस तरह के प्रश्न भी होता है √x, अब रूट के अंदर कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग 1/2 √x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आखिर ये आया कैसे। सब कुछ प्रैक्टिस कर लेने की चीज़ है कि कैसे आया होगा। ज़रा सा देखिए, dy/dx √x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy/dx √x के लिए हम लोग x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। और अभी आपको बताया गया कि जब हम x के पावर n का अवकलन निकालते हैं तो पावर जो होता है वो गुणांक बन जाता है 1/2। और अब x यहाँ पर, और इसमें से हम 1 की कमी करेंगे, मतलब 1/2 में से जब 1 निकालेंगे तो -1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर -1/2 आएगा, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस x को बटा में जाना होगा। तो 1/2 x का पावर क्या हो गया 1/2। अब फिर से 1/2 को हम रूट में ढाल देंगे तो 1/2 √x हो गया।
तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपने अवकलन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लिया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।